वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th और सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो अक्सर पूछा जाता ही है, जो कि है कृषि और खेतीहर समाज। इसको अगर आप समझ लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा जो है आपको मार्क्स मिलने की संभावना है। हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाएगा आपको। तो चलिए इसको बारीकी से हम समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहला क्या है चैप्टर, कृषि और खेतीहर समाज। इसमें सबसे फर्स्ट टर्म है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ, तो ये आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया एग्रोस, दूसरा हो गया कल्चर। अब देखिए, एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है जुताई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि यानी एग्रीकल्चर का जो अर्थ हुआ वह भूमि की जुताई से है। क्लियर हो गया यहाँ पर आप लोगों के लिए। अब देखिए कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। तो कृषि के अंतर्गत सबसे पहला हो गया पशुपालन, दूसरा हो गया वानिकी, वानिकी मतलब वन, और मत्स्यन का मतलब होता है मछली पालन इत्यादि शामिल है। तो आपने समझा यहाँ तक। अब आगे देखिए, कृषि की शुरुआत कब हुई थी, यानी कृषि कब से चालू हुआ। तो कृषि की शुरुआत जो है नवपाषाण काल में ही हुई थी। तो नवपाषाण मतलब, नव मतलब होता है नया, पाषाण होता है पत्थर, के समय में नवपाषाण काल में जो है कृषि की उत्पत्ति हुई थी। और यह विशेष रूप से अगर देखें तो यह सिंधु घाटी संस्कृति, विशेषकर कांस्य युग से कृषि में नियोजित विकास देखने को मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ये सिंधु घाटी संस्कृति जो है, इसी को देखते हुए ज़्यादातर यह, चूँकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे, आर्य लोग, तो उन्होंने सबसे पहले जो है सिंधु नदी पर रहा और धीरे धीरे उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। इसलिए जो है विशेष तौर पर अगर हम देखें तो यह जो स्टार्ट हुआ कृषि का जो विकास हुआ यहीं पर देखने के लिए मिलता है। देखिए, सिंधु नदी जो कि मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी। अब आप देखते हैं, इसको कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। और हर साल जो है सिंधु नदी क्या करती थी कि मिस्र की जो नील नदियाँ थी उनकी अपेक्षा अधिक जलोढ़ मिट्टी बहा करके लाती थी, और जिसे कि क्या होता था, बाढ़ आ जाता था और उसके बाद सूखने के बाद वहाँ पर मैदान बन जाता था और वहाँ पर अच्छी पैदावार होती थी। चलिए आगे देखिए, आगे है हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा काल में किन चीज़ों का प्रयोग विशेष रूप से मिलता है। तो हड़प्पा काल में राजस्थान में जो है हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है, और कहा गया है कि हड़प्पावासी शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, और इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इसका पता नहीं। यानी बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के लोग थे, उन्होंने यह पता किया कि जो है शायद जो हल का प्रयोग वो लोग करते थे खेती के कार्य के लिए, तो वो या तो आदमी खींचते थे या बैल, इसका कोई उसका स्पष्ट विवरण नहीं मिला है। फसल काटने के लिए शायद वे लोग पत्थर के हाशिए का प्रयोग करते थे। नहरों या नालों से सिंचाई की पाटी नहीं थी, यानी कि नहरों और नालियों के द्वारा वहाँ पर सिंचाई नहीं की जाती थी। वे लोग फसल काटने के लिए, जैसे आज के समय में हम लोग कई तरह के उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो उस समय वो सारे उपकरण तो थे नहीं, चूँकि नवपाषाण काल में खेती का शुरुआत हुआ था। तो वो जो सिंधु घाट सभ्यता के लोग थे वे जो है पत्थर के हाशिया का प्रयोग करते थे, और वहाँ पर सिंचाई के लिए कोई नहर या नाला का ऐसा कोई चीज़ या चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है। अब आगे देखिए, आगे है सिंधु सभ्यता के लोग ज़्यादातर गेहूँ, जौ, राई, कपास, मटर, अनाज आदि पैदा करते थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है किन चीज़ों की पैदावार ज़्यादा करते थे। तो आप कह सकते हैं कि गेहूँ, जौ हुआ, राई हुआ, कपास हुआ, मटर हुआ, ये अनाज हैं, ये मोटे अनाज हुआ, इसकी पैदावार वे लोग ज़्यादा करते थे। यहाँ पर वे दो किस्म की चीज़ों को उपजाते थे, पहला तो गेहूँ और दूसरा जौ। अब आगे देखें तो वनावली में मिला जो उत्तम किस्म का है, यानी कि वनावली में मिला जौ उत्तम किस्म का है,
तो ये एक क्षेत्र का नाम दिया गया है यहाँ पर। अब आगे देखिए, इनके अलावा यानी कि गेहूं और जौ के अतिरिक्त जो है वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। तो अगर आपसे पूछे कि गेहूं और जौ के अलावा वे क्या उपजाते थे, तो आप कह सकते हैं कि तिल और सरसों भी उपजाते थे। लेकिन हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही है। अब ऐसा इतिहासकार बताते हैं, उनका कहना है कि लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे। यानी कि 1800 ईसा पूर्व में जो है वे लोग क्या करते थे, चावल उपजाया करते थे, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि चूंकि ऐसा कहा गया है कि 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे वे लोग, जहाँ पर कि उसका विशेष रूप से हम लोग प्रमाण देखते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज को बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो है कालीबंगा एक क्षेत्र है जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े कोठार यानी कि जहाँ पर गोदाम जिसको कहते हैं, वहाँ पर अनाज को जमा किया जाता था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हड़प्पा यानी सभ्यता के लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या अनाज उपजाते थे, तो आप कह सकते हैं कि गेहूँ, जौ, राई, कपास, मटर इत्यादि के अतिरिक्त जो है वे लोग चावल भी उपजाते थे। और कालीबंगा जो कि एक जगह है, वहाँ पर बड़े बड़े गोदाम होते थे, वहाँ पर वे लोग अनाज को जमा करके रखते थे। आगे बताते हैं इतिहासकार कि संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। चूँकि ज़्यादा खेती होती थी अनाज की, तो इसलिए अनाज वे लोग लेते थे राजस्व के रूप में, और वे पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए अनाजों को कोठारों में जमा किया करते थे। कालीबंगा एक क्षेत्र था जहाँ पर अनाज को एकदम गोदाम में जमा करके रखते थे वे लोग। यह बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से कह सकते हैं, जहाँ मजदूरी में जौ दिया जाता था। यानी कि वहाँ पर जो लोग कार्य करते थे या मजदूर टाइप के जो लोग थे, वहाँ पर अनाज ही दे करके मजदूरी करवाते थे, क्योंकि चूँकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में अनाज की उपज होती थी। और क्यों उपज होती थी, कारण यही था कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, चूँकि जो सिंधु घाटी संस्कृति थी, वहाँ से जो नील नदी की अपेक्षा जो है कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी और बाढ़ वाले मैदान में जो है छोड़ जाती थी, जिससे पैदावार अच्छा होता था। और पैदावार अच्छा होने के वजह से जो है वे लोग सारे अनाजों को गोदामों में, कालीबंगा के एक बड़े गोदामों में रखते थे और कई तरह के वे लोग खेती करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, राई, कपास, मटर इत्यादि की तो खेती ही करते ही थे। साथ साथ राजस्व के रूप में ही भी जो है अनाज वगैरह सब ही लिया जाता था, यहाँ तक कि मजदूरी वगैरह सब भी जो है अनाज के रूप में ही वे लोग देते थे। अब आगे बढ़िए। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले क्या पैदा करते थे, यानी किन चीज़ों को वे उपजाएं या उपजाते थे, तो वो कपास, यानी कपास जिससे कि कपड़ा वगैरह सब बनता है। चूँकि इसका रीज़न यही है कि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भूत हुआ है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि यूनान के लोग इसे क्या कहते थे, तो सिंडन कहते थे। किसको? तो कपास को, क्योंकि ये लोग जो है कपास की खेती सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था। चलिए अब अगला पेज बढ़ते हैं। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो भारतीय समाज एक कृषक समाज है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं, इसलिए कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, या आप यूँ कह सकते हैं कि यह एक रीढ़ भी है। लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वह किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है। और जहां विश्व का 11% भूमि कृषि योग्य है, यानी कि पूरा अगर हम वर्ल्ड को देखें तो उसमें से मात्र 11% भूमि ही कृषि करने योग्य है। लेकिन वहीं अगर भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करें तो 51% भाग जो है भूमि कृषि योग्य है, यानी कि यहाँ पर 51% है। और विश्व में अगर देखा जाए तो पूरे तो 11% भूमि कृषि योग्य है। लेकिन भारत का अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो 51% भाग जो है कृषि योग्य भूमि है। और कृषि जो है भारत के कुल राष्ट्रीय आय में, यानी कि जितना भी आय आता है हमारे भारत
में, चाहे वह कोई भी सेवा क्षेत्र हो, उसमें से 35% योगदान जो है वह कृषि का ही है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर है। तो भारत के पास जो है विशाल क्षेत्र, चूँकि उपजाऊ भूमि का उच्च प्रतिशत है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिट्टी उपजाऊ है, परंतु कृषि का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों स्तर पर यह प्रत्येक वर्ष अनिश्चित रहता है। यानी कि चूँकि कई कारण से जो है इसको मतलब इसकी क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं अंतर देखने के लिए मिल जाता है, या क्वांटिटी में भी अंतर देखने के लिए मिलता है, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है कृषक लोग करते हैं, खास करके जब वे खेती करते हैं। तो कृषक जो है अंतिम समय तक अपने फसल के उत्पादन के लिए निश्चिंत नहीं रहते हैं, क्योंकि वे लगातार इसमें परिश्रम करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि फसल अच्छा हो। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि अगर फसल अच्छा नहीं होता है तो किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो भारत में जो है कृषि क्या है, वह एक जीवन की रीढ़ है, यानी कि अर्थव्यवस्था का भी रीढ़ है, साथ ही साथ जीवन की भी एक रीढ़ है। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ, आधुनिक तकनीकी की जानकारी का अभाव, सिंचाई के साधनों में कमी आदि के कारण अगर हम देखें तो आज़ादी के पहले एवं आज़ादी के बाद जो है श्रम की तुलना में उत्पादन काफ़ी कम था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार के प्रयास से उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग गांवों में निवास करते हैं और गांव में जो है सही तरीके से तकनीकी का अभाव होने की वजह से या सिंचाई या के साधनों में अभाव हो जाने के कारण से जो है शायद ये जो है कृषक लोग जो है अच्छी तरह से जो है खेती करने में समर्थ नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो भारत सरकार ने इसमें काफ़ी जो है योगदान दिया है और कोशिश कर रहे हैं आज हमारे देश के गवर्नमेंट की जो है हम खेती कृषक को अच्छा कैसे बनाया जाए। आगे देखिए कि बिहार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लोग खेती ही करते हैं और जिसकी 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। यानी कि बिहार में जितने भी लोग हैं वे 80% कृषि पर ही डिपेंडेंट हैं। कृषि ही राज्य के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है, यानी कि कृषि पर ही लोग जीवन यापन कर रहे हैं और इस राज्य की लगभग 70% भूमि कृषि योग्य है। यानी कि अगर देखें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर हम बात करें बिहार का, तो यहाँ पर 70% जो भूमि है वह कृषि योग्य है। इनमें 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं, चूँकि 60% जो भूमि है वहाँ पर शुद्ध रूप से जो है खेती किए जाते हैं और 10% अलग तरीके से खेती किए जाते हैं बिहार में विशेष रूप से। वास्तव में कृषि जो है उनकी जीवन पद्धति बन गई, चूँकि बिहार के लोग ज़्यादातर कृषक हैं और यहाँ पर वे लोग खेती ही करते हैं, इसलिए उनकी जीवन पद्धति भी कृषि ही है। बिहार में कृषि की महत्ता के अनेक कारण हैं। इसका क्या रीज़न है, यानी कि यहाँ पर खेती क्यों की जाती है, इसके पीछे का वजह जानिए। इसका सबसे पहला देखिए आप कारण कह सकते हैं कि इसका अधिकांश मैदानी भाग कृषि योग्य है। चूँकि मैदानी भाग इसलिए है चूँकि नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है तथा सदियों से यह क्षेत्र कृषि से संबंधित रहा है। सदियों से यह क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित रहा है। आगे देखिए कृषि का वाणिज्यीकरण अगर हम देखें, औद्योगिकरण देखें और आधुनिक तकनीक से परिचित न होना इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। क्योंकि आज हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी तकनीकी का उपयोग नहीं करते हैं खेती के इस्तेमाल में। अगर वह खेती के इस्तेमाल में अच्छी तकनीकी का उपयोग करे और सारा चीज़ उसको सही टाइम पर मिले तो हम कह सकते हैं कि आज हमारा बिहार जो है वह पीछे नहीं रहेगा, खास करके कृषि के मामले में। चूँकि भारत में कुल अगर हम बात करें तो उसका जो है कृषि ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और यह जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और 35% योगदान जो है यह भारत में अगर कुल राष्ट्रीय आय को देखें तो वह कृषि ही है। तो बिहार में चूँकि ज़्यादा भूमि है खेती के लिए, तो चूँकि यहाँ पर जो है शिक्षा का अभाव है और साथ ही साथ अच्छी तकनीकी का विकास नहीं होने की वजह से यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाए कि बिहार आज पीछे है। अब भी बिहार में कृषि अधिकांशतः पुराने ही तरीके से हो रही है। यहाँ पर भी यह चीज़ का वर्णन किया गया है कि बिहार में जो कृषि का प्रक्रिया है वह बहुत सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, बल्कि ढंग से नहीं हो रहा है। अब आगे देखिए पुराने तरीके से घिसे पीटे तरीके से खेती की जा रही है बिहार में। अब आगे देखिए कृषि पर जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए आज जनसंख्या भी हमारे देश की बहुत 147 करोड़ लगभग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यह डिपेंड करता है कृषि पर ही, क्योंकि भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है सबों के लिए। तो कृषि पर जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए बोझ, अनुपस्थित भूस्वामित्व सिंचाई की कमी, छोटे और बिखरे खेत, अपर्याप्त रासायनिक खाद के प्रयोग, खेती के पुराने ढंग और उत्तम बीज की कमी के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है
और खेती पिछड़ी अवस्था में है। मैंने आपको बताया कि क्यों खेती हमारे बिहार में पिछड़ी अवस्था में है। इसका वजह आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जनसंख्या का निरंतर बढ़ता हुआ जो आंकड़ा है उसको देखिए। दूसरी बात जो सिंचाई में कमी है, यानी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी ढंग से नहीं है बिहार में। दूसरी बात यह भी है कि रासायनिक खाद का प्रयोग सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको मिलता ही नहीं है। पुराने ढंग से चयन किया जाता है उत्तम बीज का, और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बिहार की स्थिति बहुत ही गंभीर है। मानसूनी वर्षा पर किसान लोग निर्भर रहते हैं कि मानसून आएगा तो खेती होगी, तब फसल में तब जो है खेत में बीज बोया जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी फसल अच्छी नहीं होती है, चूँकि वह बीज का मतलब जो फसल उत्पादन करके फिर दोबारा जो है उसी बीज को खेत में डाल करके फिर उससे फसल उपजाते हैं, जिस कारण से खेती अच्छी नहीं हो पाती है। इन्हीं कारणों से अगर हम देखें तो बिहार के किसानों की दशा दयनीय है और वे अपने खेतों को छोड़कर दूसरे प्रांतों में आजीविका के लिए शरण लेने को बाध्य हैं। आज जो लोग बाहर जा रहे हैं भटकने के लिए, अर्न करने के लिए, उसका वजह भी यही है कि यहाँ पर सही तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है। तो बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई और काटी जाती है। अब जैसे यहाँ पर विशेष रूप से 4 फसल बोई जाती है और काटी जाती है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है भदई फसल। देखिए भदई फसल ये अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इनमें से कौन कौन से भदई फसल हैं। तो ये फसलें जो भदई फसल है ये विशेष तौर पर मई और जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जूट हो गया, उड़द हो गया, सनई हो गया, मड़वा इत्यादि इस मौसम को ही मुख्य फसलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे दूसरा अगहनी फसल। अगहनी फसल क्या होता है? इनकी बुआई जो है जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में ये तैयार हो जाती है। जैसे कि धान हो गया, कुल्थी हो गया, तिल हो गया, आलू हो गया, तेलहन हो गया, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन इत्यादि इनकी मुख्य फसलें हैं। तो अगहनी फसल के अंतर्गत ये होता है जो आपको मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, बताया, जो वर्णन किया है पुस्तक में। और चूँकि ये जो इसकी जुताई यानी बुआई जो होती है वह कब होती है? जुलाई अगस्त में। और कब काट लिया जाता है? नवंबर दिसंबर में। चलिए अब रबी की फसल के बारे में जानते हैं। देखिए रबी फसल ये जो है वसंत ऋतु की फसल है, यानी कि जब सरस्वती पूजा जब होता है ना उसी समय ये इसकी जो है बुआई की जाती है। सॉरी, ये बसंत ऋतु की मतलब कटने का जो सिस्टम है इसका शायद यही है, लेकिन इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में तथा ये फसल मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाता है। और इन्हीं फसलों के उत्पादन में जो है सिंचाई की अधिक आवश्यकता भी पड़ती है। गेहूं की सिंचाई में देखिएगा गेहूं की फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो गेहूं जो है वह सर्वप्रमुख रबी फसल है। यदि आपसे पूछे कि सबसे सर्वप्रमुख रबी फसल कौन सा है तो वह गेहूँ है। गेहूं के अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे फसल हैं जो कि रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि की फसलें भी बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है। ये सारे के सारे फसल जो हैं रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि गेहूं के अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि की फसलें जो है यह बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है, जो कि रबी फसल के अंतर्गत आता है। अब देखिए गर्मा फसल क्या होता है? गर्मा से मतलब गर्मी, यानी कि गर्मी में जो फसल उपजाया जाता है उसको हम लोग गर्मा फसल यानी कहते हैं। यानी कि ये जो है ग्रीष्मकालीन फसल हैं और जिनकी खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां नियमित सिंचाई की व्यवस्था हो। जहां पर सिंचाई ज़्यादा होगी वहीं पर तो ये खेती किया जाएगा ना। इसकी बुआई विशेष तौर पर मार्च अप्रैल में होती है और कटाई जो है जून के महीने में हो जाती है। यानी कि मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होगी और कटाई जून के महीने में हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत आ जाता है धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जियां एवं प्याज इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। यदि आपसे पूछे कि गर्मा फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं और कब इसकी बुआई की जाती है और कब इसकी कटाई की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बुआई की जाती है मार्च अप्रैल में और कटाई जून के महीने में होती है। और इस फसल के अंतर्गत कई सारे ऐसे फसल हैं जो आते हैं धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जियां, प्याज इत्यादि। तो बिहार में जो है फसलों की विविधता है। चूँकि विविधता क्लाइमेट के कारण क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो फसलों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला खाद्य फसलें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य फसल को हम लोग कहते हैं फूड क्रॉप्स। आइए देखिए खाद्य फसल को क्या कहा जाता है? फूड क्रॉप्स।
धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन, तेल इत्यादि। तेलहन ये खाद्य फसल है। तो खाद्य फसल में यदि आपसे पूछे तो क्या क्या होगा, तो खाद्य फसल के अंतर्गत आ गया धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन, तिलहन इत्यादि। व्यावसायिक या नगदी फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें गन्ना हो गया, इसका जो है व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन तथा दलहन, लाल मिर्च, मसाले इत्यादि आते हैं। ये व्यावसायिक या नगदी फसल इसको कहा जाता है। जबकि पेय फसल के अंतर्गत आ जाता है, यानी पीने वाला जो फसल है, इसके अंतर्गत चाय आता है, और जिसकी खेती विशेष तौर पर बिहार में किशनगंज में की जाने लगे, यानी किशनगंज में इसकी खेती होती है। वैसे बिहार, यदि भारत में देखा जाए चाय उत्पादन में सबसे प्रमुख स्थान जो है असम का है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है शायद, लेकिन बिहार में किशनगंज जिले में की जाती है, चूँकि ये पेय फसल के अंतर्गत आते हैं। अब रेशेदार फसल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि कपास, जूट, रेशम, ये जो है रेशेदार यानी फाइबरस क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। फल में तो आप जान ही रहे हैं कि आम, केला, लीची, अमरूद इत्यादि। मसाले के अंतर्गत लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी इत्यादि ये मसाले के अंतर्गत आते हैं। अब यह चावल या धान, जिसको हम राइस और पैडी कहते हैं, यह जो है बिहार का एक सर्वप्रमुख फसल है, यानी कि बिहार में इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा होती है, चावल की खेती, जो कि एक सर्वप्रमुख फसल है। इसके लिए जलवायु देखिए कितना क्या जलवायु रहना चाहिए, तो इसमें उष्णार्ध यानी गर्मी जो है, यानी कि धान उष्णार्ध जलवायु की फसल है, यानी कि गर्मी वाला फसल है। इसको हम लोग दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि जो है ये गर्मा फसल के अंतर्गत आता है। इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इस फसल को पकने के लिए। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, केवाल या चिका, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1999 से 2000 के आंकड़ों के अनुसार धान के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि रोहतास जिले में, यानी कि ज़्यादातर धान यदि कहीं किया जाता है बिहार में तो वह जिला रोहतास है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को हम लोग दूसरे दिन समझेंगे।